जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग जीके, साइंस, मैथ्स और हिंदी व्याकरण से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए और कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिसने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोगों जितना जल्दी हो सके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर डी गुजरात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको कराया था। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। कल हमने ये भी आपको बताया था। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है पंजाब में, लेकिन सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में आगे कौन है? तब आपको आंसर करना है उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब आगे है। और केरल की बात करें तो ये इलायची उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है केरल। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है? मार्च, सितंबर, जून या फिर डी जनवरी। चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर लगाइए। रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या है? तो रबी फसल के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जैसे कि गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर, आलू। तो कटाई का मौसम हो जाएगा यहाँ पे मार्च अप्रैल। ऑप्शन में मार्च दिया हुआ है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, रबी फसल। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस के बैच में एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स का सीट नंबर 58 और 59 आज हमने दोनों अपलोड कर दिया है। तो फटाफट से जाकर आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और जिनको भी इस प्रकार से क्लास का नोट्स चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में, तो आप भी इसे ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर कॉल या फिर डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करके इस नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। तो बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र का नाम है टिस्को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है, तो 1907 में। कब? 1907 में। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, अगर आपसे पूछे भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा है, तो वो है तारापुर। तारापुर ये भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र है, जो कि महाराष्ट्र में है, तारापुर में। आपसे पूछे कि कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। रावत भाटा पूछे राजस्थान में है। कलपक्कम और कुडनकुलम पूछे तमिलनाडु। काकरापार कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास करने हैं, एक शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। तो कोयला की बात करें, इसमें 4 प्रकार है कोयला में। सबसे पहला है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है और ये सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है। अगर आपसे पूछे किस कोयला को पीट कोयला कहा जाता है, तो ये पीट कोयला जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। अगर आपसे पूछे किस कोयला को भूरा कोयला कहते हैं, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। और मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला बोला जाता है।
नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। आगे अभी आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसलिए पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। बताइए नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है ये पूरा आपको लिखा हुआ वन लाइनर फॉर्म में नोट्स मिलेगा। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है ये एलुवियल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एलुवियल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चीन की संसद क्या कहलाती है। बताइए चीन की संसद क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये चीन की संसद का नाम है। हमने आपको बताया था डाइट, ये कहाँ का संसद है, जापान देश की संसद का नाम है डाइट। ठीक है, कांग्रेस अमेरिका देश की संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है, अमेरिका देश की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। अगर आपसे पूछे कि बताइए कॉर्टेस ये किस देश की संसद का नाम है, तो रूस देश की संसद का नाम है कॉर्टेस। अगर आपसे पूछे बताइए ईरान देश की संसद का नाम क्या है, मजलिस। जो भी इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, ईरान देश की संसद का नाम क्या है, मजलिस। मालदीव की संसद का नाम क्या है, मजलिस। दोनों का हो जाएगा मजलिस। नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत। इटली के संसद का नाम क्या है, सीनेट। ये इटली के संसद का नाम है। जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस समय के थे, किस समय तक, तो 1964 तक। ठीक है, 1964 तक। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और जवाहरलाल नेहरू के बाद अगला कौन था, तो अगले थे लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 66। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन को सही कर लीजिए, ऑप्शन में नहीं है। कितना हो जाएगा, वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए आसान क्वेश्चन है, किसी का भी ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना स्कोर बताना है। तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। बताइए किस व्यक्ति ने। इसका आंसर है रामविलास पासवान। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। बताइए फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोला जाता है। आज़ाद शत्रु किसे कहा जाता है, आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। बताइए किस वर्ष में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। इसका सही जवाब है 1961 में। और 1961 में कौन गया था, तो यूरी गागरिन ने प्रथम बार अंतरिक्ष की सैर की थी 1961 में। अगर आपसे पूछे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे, राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गया था। ठीक है, 1984 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति पूछे तो ओलेक्सी लियोनोव, यहाँ पे लिख देते हैं अलेक्सी लियोनोव। कौन थे, अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। आगे देखिए ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। बताइए ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है। तो इसका सही जवाब है वसीय अम्ल का। किसका है, वसीय अम्ल का। निम्न में से कौन
परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? बताइए, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? इसका सही जवाब क्या होगा? मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी ये परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है रेडियम, रेडियम से संबंधित है मैडम क्यूरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। बताइए, किस तत्व का जो परमाणु भार है वो मानक के रूप में लिया जाता है? तो ये है कार्बन। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। आगे देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? बताइए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? सही जवाब है 3 समस्थानिक है। कई बार बता चुके हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बताइए, पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? तो साथियों, पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का एक अयस्क है। किसका? यूरेनियम का। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगर आपसे पूछे क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट पूछे तो वो भी एल्युमिनियम का अयस्क है। कोरंडम पूछे, एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहा का अयस्क कौन कौन सा है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये लोहा का अयस्क है। किसका है? लोहा का। अगर पूछे तांबा का अयस्क कौन कौन सा है, तो क्यूप्राइट, क्यूप्राइट ये किसका है? तांबा का अयस्क है। कॉपर पायराइट ये भी क्या है? तांबा का अयस्क है। कैलेमाइन पूछे किसका अयस्क है? कैलेमाइन, तो ये जिंक का अयस्क है। जिंक का एक और अयस्क है जिंक ब्लेड। ठीक है। डोलोमाइट, जिप्सम पूछे कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है। अगर पूछे कार्नेलाइट तो मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का, लेकिन कार्नेटाइट पूछे तो यूरेनियम का। पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। सिनेबार पूछे किसका अयस्क है? सिनेबार तो ये पारा का अयस्क है। गैलेना पूछे किसका अयस्क है? तो गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। चिली साल्टपीटर पूछे किसका अयस्क है? सोडियम का। चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है? सोडियम का। ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। आज जो सेट नंबर 58 और 59 अपलोड हुआ है उसमें आपको ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात करें, इसमें 90% तक कॉपर होता है। ठीक है। और 10% एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ पर देखिए तांबा दिया हुआ है। पीतल पूछे किसका मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल। कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। ठीक है। और टीन प्लस लीड इसके मिश्रण से बनता है सोल्डर। फिर पूछे कॉपर, जिंक और निकेल, ये तीनों के मिलने से बनता है जर्मन सिल्वर। आगे देखिए, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो ये था यूरिया। ठीक है। यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? वोहलर ने। ये सब लिखा हुआ मिलेगा, वोहलर ने किया था। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 46% नाइट्रोजन। यूरिया का सूत्र पूछे तो NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। वुड्ज प्रक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? इसका आंसर है एल्केन। ठीक है। किसको प्राप्त करने के लिए वुड्ज प्रक्रिया इस्तेमाल होता है? एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये एल्केन का है। एल्किन का पूछे CnH2n और एल्काइन का पूछे CnH2n-2, ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। सिरके का पीएच लगभग कितना होता है? इसका आंसर है लगभग 3 के आसपास होता है सिरके का पीएच मान। 7 किसका होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या क्या है? तो यह है 2। कितना है? 2। ग्लिसरॉल का सूत्र पूछे क्या होता है? C3H8O3। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है ग्लूकोज। ठीक है, प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रिया है वो क्या क्या है आपको बता देते हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, फिर ये रिएक्शन करता है प्रकाश की उपस्थिति में। क्या क्या निर्माण होता है? तो ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6 और इसके साथ में जल निकलता है और ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे 6 लगाएंगे, यहाँ पे 12 लगाएंगे और फिर यहाँ पे आपका 6 होगा, यहाँ पर भी 6 है। तो प्राथमिक उत्पाद देख सकते हैं ग्लूकोज है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। मशरूम क्या है? बताइए, क्वेश्चन 25 के लिए आंसर मशरूम क्या है? तो साथियों, मशरूम एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा लगभग 94% के आसपास होता है। अच्छा, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, काइटिन की। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। बताइए, इसमें से प्रकंद का उदाहरण कौन है? आंसर है अदरक। अदरक जो है प्रकंद, जिसको तना भी बोलते हैं, ये तना का उदाहरण है। हल्दी अगर आपसे पूछे, हल्दी और अदरक, हल्दी अदरक ये भी प्रकंद का उदाहरण है। आलू पूछे किसका उदाहरण है? तो आलू जो है ये कंद का उदाहरण है, कंद का। ठीक है, कंद का उदाहरण है आलू। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 27 का आंसर सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो ये है नीली व्हेल। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है नीली व्हेल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और श्वसन की अभिक्रिया जो है उसमें सामान्य, यानी दोनों में क्या उत्पाद होता है? तो इसका आंसर है जल। दोनों में ही जल का उत्पाद होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। देखिए, मानव में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक बाह्य स्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा मिश्रित ग्रंथि। अगर आपसे पूछे शरीर का कौन सा ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, तो वो है अग्नाशय। एकमात्र ऐसा ग्रंथि है अग्नाशय जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी यानी कि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्नाशय। ठीक है, अगर आपसे पूछे अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या क्या है, तो थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण हो जाएगा? थायराइड। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है यकृत। पित्त जो है यकृत से निकलता है और कहाँ पर जाकर जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त की बात करें, इसका पीएच मान लगभग 7.7 होता है, जो कि क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आप लोग आंसर बताइए। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या है? एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं?
तो साथियों ये जुड़े होते हैं किसके द्वारा, तो सहसंयोजी बंध के द्वारा। किसके द्वारा, सहसंयोजी बंध के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है धुआं संघनन नहीं है। बाकी ओस, कोहरा, पाला ये सभी क्या है, संघनन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, लगभग 21%। नाइट्रोजन पूछे सबसे अधिक होता है 78%। ठीक है। अगर पूछे वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस है जो कि सबसे अधिक है, तो वो है आर्गन। ये एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो कि सबसे अधिक है 0.93%। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो ये है लुइस अल्वारेज। इन्होंने ही इरिडियम परत की खोज किया था। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है यह है थोरियम। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है थोरियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। बताइए कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो विषाणु जनित रोग का उदाहरण हमने आपको बता रखा है और एप्लीकेशन पर भी इसका नोट्स मिल जाएगा। तो रेबीज हो गया, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, चेचक, एड्स, डेंगू, ये सभी विषाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एड्स दिया हुआ है। किस विषाणु से होता है, तो HIV विषाणु से। आगे देखिए, निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। बताइए कौन सा 4 ऑप्शन में से जंतु है जो एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। तो ये है आपका मेंढक। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है श्वासोच्छ्वास। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नागफनी में शूल डैश का रूपांतरण है। देखिए नागफनी की बात करें, नागफनी को मरुभूमि का पौधा भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी उपज पानी के अभाव में भी हो सकता है। इस पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती है, कांटेदार। तो नागफनी में शूल जो है वो क्या है, आपका पत्ती है, पत्ती का रूपांतरण है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, साफ जल। इसको याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, साफ जल में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। बताइए कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। तो ये है हैजा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देखिए। यदि 4a बराबर 5b 6b बराबर 7c है तो a रेशियो c का मान आपको निकालना है। देखिए जिनको भी सॉल्व करना आता है आप लोग सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। बाकी बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4a बराबर दिया है 5b। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a बाय b का वैल्यू निकालते हैं। तो ये कितना देगा, 5/4। फिर यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है 6b बराबर 7c।
तो 6b बराबर कितना है 7c। तो b बटे c का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 7/6। अब क्या करना है, a बटे b और b बटे c को आपस में गुना कर देना है। a बटे b और गुना क्या करना है b बटे c बराबर क्या हो जाएगा, तो a बटे b का मान है 5/4 और b बटे c का मान है 7/6। ठीक है, हमको निकालना a रेशियो c, तो b से b कट जाएगा तो a बटे c बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 सत्ते 35 और 6 चौकी 24, तो a रेशियो c बराबर क्या हो जाएगा 35/24। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है, कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी। चलिए बताइए। तो इसके लिए मिश्रधन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, ए बराबर, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इंटू, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, 1 + r/100 और पावर होता है n। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है, तो 1331 हो जाएगा टोटल लास्ट में, तो इसको बोलेंगे अमाउंट। और 1000 क्या है, 1000 की राशि है, तो ये है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन 1000 है, अमाउंट 1331 है, रेट 10% है और हमको समय यानी कि n निकालना है। तो a का मान रखते हैं 1331 बराबर p का मान 1000 इंटू 1 + r का मान 10/100 पावर n। तो यहाँ पे 1331/1000 को इधर ले आइए, बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 + 10/100, इसका जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 110/100, जिसमें से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, पावर फिर n। तो ये क्या बचेगा हमारा, तो 1331/1000 बराबर इधर क्या बचेगा 11/10 का पावर n। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पावर बराबर करेंगे, यानी 1331 को आपको तोड़ना है। तो 1331 जो है ये क्या है 11 का घन है। 1331 क्या है 11 का पावर, 11 का घन है, तो 11 लिख देते हैं बटे 1000 जो है 10 का क्यूब है, तो 11/10 पर पावर कितना दे देंगे 3, और इधर क्या है 11/10 पावर n। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, तो जब जिसका बेस सेम होता है पावर भी ऑटोमेटिक ही बराबर होता है। तो यहाँ पर बेस दोनों सेम है, तो n का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 3 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 11,025 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुना भुजा। तो √2 तो ये वैल्यू है, बाकी भुजा का मान निकालना है। तो भुजा का मान कहाँ से निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना 11,025 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर कितना 11,025। तो भुजा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो √11,025। तो 11,025 जो है ये 105 का स्क्वायर है। किसका 105 का, तो 11,025 का वर्गमूल आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। तो भुजा का मान आ गया 105। अब हमको निकालना विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुना भुजा। तो √2 गुना भुजा 105। तो यहाँ पर देख सकते हैं 105 √2 सेंटीमीटर दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैथ्स का है। क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 धात्विक गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। बिल्कुल 10th का क्वेश्चन है। तो नए गोला का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिज्या है। यहाँ पे मान लेते हैं R1 कितना है 3 है, R2 कितना है 4 है, R3 कितना है 5 है। तो तीनों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। तो तीनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे, जो जोड़ेंगे वही नया आएगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3। ठीक है, तो पहला गोला का आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे R1 लिख देते हैं। उसी प्रकार से दूसरा गोला का आयतन 4/3 पाई r3, यहाँ पे 2 लगा देंगे, दूसरा गोला है। फिर 4/3 पाई
आर क्यूब, यहाँ पर लगा देंगे 3। अब तीनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा नया गोला। अब जो जो कॉमन आएगा कॉमन ले लीजिए, तो 4/3 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए 4/3 गुना पाई का मान 22/7 इंटू R1 का मान कितना है 3 और पावर कितना है 3, तो 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 27। 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस फिर R2 कितना है 4 का क्यूब कितना होगा 64, R क्यूब कितना है 5, तो 5 का क्यूब 125। अब 27, 64, 125 को जोड़ना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 गुना 22/7 और हमको जोड़ना है कौन सा, 27, 64, 125, तो ये हो जाएगा आपका 216। कितना हो जाएगा 216, तो गुना 216। अब देखिए यहाँ पे 3 से कट रहा है 216, 3 7 21 और यहाँ पे 3 दूनी 6, 72 बार में, तो 22 चौक 88, 88 गुना 72/7। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 तो दिया हुआ है, चलिए नीचे 7 यानी पूर्णांक में आंसर निकालना है, तो 88 गुना 72 करेंगे तो ये हो जाएगा 63 36/7 और जब इसका पूर्णांक निकालेंगे 7 से डिवाइड करके तो ये आएगा 905.1/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो देख सकते हैं किस ऑप्शन में है 905.1/7, तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन में। व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या है, तो व्यवहार और मत, तो व्यवहार का मतलब होता है आचार और मत का मतलब होता है विचार, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन में ही दिया है। लास्ट क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उल्लास व्यंजन संधि है, संगम भी है लेकिन तथास्तु नहीं है। यहाँ पे संभावना व्यंजन संधि है, ठीक है, बाकी ये नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा डी वाला हो जाएगा, उल्लास संगम संभावना, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है आइए आपको बता देते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और वहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर सबसे ऊपर ही बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जैसे 22 मई है तो मई भर तक का ऑफर है, जितना हो जल्दी हो सके आप लोग इस बैच को परचेज कर लीजिए। मई तक ये बैच रहेगा, उसके बाद फिर ये क्लोज होने वाला है। ठीक है, तो समय है, फटाफट से जाकर ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सब क्लास मिल जाएगा, सभी क्लास का PDF आंसर के साथ मिलेगा। 2024 का क्वेश्चन बैंक बूस्टर GK मिल जाएगा, जिसमें क्लास का नोट्स जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको डेमो के लिए चाहिए तो ये WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा, और स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा, और भी बहुत सारा चीज़ है। जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है।